आजाद ऑल इंडिया का द हेडलाइंस शो आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। अगले कुछ मिनटों में दुनिया भर की बड़ी सुर्खियां, बड़ी हेडलाइंस जो दुनिया भर के कई बड़े अखबारात में बनी, वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। कम से कम 15 खबरें, बड़ी खबरें आपके सामने इस छोटे से वीडियो में होगी। बात होगी गजा में किस तरीके से जेनोसाइड जारी है, अभी क्या हुआ है पिछले कुछ घंटों में। इसके अलावा किस तरीके से हमास और हिजबुल्लाह ने नए बड़े हमले करके चौंकाया है इजराइल को, और हमास ने तो बाकायदा जो है फुटेज भी जारी किया है कि कैसे उन्होंने पूरा गढ़ा लगाकर इजरायली फौज को, एक उनकी टुकड़ी को जो है नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा यूएनएससी में वहां पर बातचीत हुई है गजा को लेकर। रूस ने मीटिंग बुलाई है, ईरान ने वहां बड़ी बात की है, और ईरान ने वहां पर लेबनान के, अमेरिका के अंदर लेबनान के मिनिस्टर से मुलाकात की है। क्या कुछ चल रहा है। चाइना ने न्यूक्लियर डील को लेकर कुछ झटका दिया है अमेरिका को। बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। हाँ, सीज फायर डील को लटका रहा है इजराइल, और इजराइल को डर भी है अपनी उन नौजवान लड़कियों के लिए जो होस्टेज हैं हमास के पास। लेकिन क्यों, चलिए शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले अल जजीरा के हवाले से खबर देख लीजिए, हेडलाइन देख लीजिए, और ये पल पल बदल सकती है क्योंकि ये लाइव है। और कहा है इन्होंने, अल जजीरा ने, कि इजराइल ने जो जंग थोप रखी है गजा के ऊपर, उसमें पिछले कुछ घंटों में, 24 घंटों में 81 फलस्तीनी शहीद हुए हैं इजरायली हमलों में, उनकी बमबारी में। और लगातार ये सिलसिला जारी है क्योंकि घायलों के अस्पतालों में आने का सिलसिला अभी बदस्तूर चल रहा है। और इन मरने वालों में, इन शहीद होने वालों में सबसे ज्यादा मासूम बच्चे शुमार हैं। और पीएलओ जो है वेस्ट बैंक वाला, उन्होंने इजराइल के इस कत्लेआम की निंदा की है, महमूद अब्बास ने, और कहा है कि इससे वेस्ट बैंक में भी टेंशन्स बढ़ेंगी, जिसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल होगा। खबर यह है कि आज शहर से ही इजराइल लगातार बहुत जबरदस्त बमबारी गजा के कई इलाकों पर कर रहा है। वहां जहां पर लोग सेफ जोन में ये बताकर भेजे गए थे कि यहां उन पर बम गोली कुछ नहीं आएगा, वहां लोगों पर बम गिर रहे हैं। खैर, 18 जुलाई 2024 की टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन देख लीजिए। इजरायली संसद को नेसेट कहते हैं, और उस नेसेट ने ध्वनि मत से, मेजॉरिटी से फलस्तीनी स्टेट के अगेंस्ट वोट दिया है। फिर प्रस्ताव लाया गया था कि क्या एक पैलेस्टीनियन स्टेट, एक पैलेस्टीनियन देश अलग से बनना चाहिए। उसके खिलाफ पूरी नेसेट ने वोट दिया है। और ये सब तब हो रहा है जब नेतन्याहू अमेरिका जाने वाले हैं। नेतन्याहू अमेरिका में यूएस कांग्रेस को संबोधित करेंगे, वहां की पार्लियामेंट को, वहां बुलाया जा रहा है। ये बंदा वहां ये लेकर जाएगा, देखिए सर, हमारे साथ तो सब है, कोई नहीं चाहता फिलिस्तीनी एक अलग देश बने। आप ही लोग जो है वो सीज फायर देखिएगा। इजराइल का जब ये वजीर आजम वहां पहुंचेगा, नेतन्याहू, वहां बात करने के बाद ही सीज फायर का रास्ता निकलेगा, क्योंकि जो बाइडेन सेहरा अपने सर बांधना चाहते हैं इलेक्शन से पहले। क्या हमने करवाया है। जबकि एक और खबर कुछ और कहती है, अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा ये कीड़ा कितना बड़ा है। ये कीड़ा कहता है कि सीज फायर नहीं होगा। ये इजरायली कीड़ा है, फितूर है जंग का। अर्जिंग डील, मोसाद चीफ सेड टू वार्न टाइम रनिंग आउट फॉर यंग फीमेल होस्टेज। ये बात तो है, उन्होंने, मोसाद का जो चीफ है, उसने कहा है कि भाई फौरन डील होनी चाहिए, होस्टेज डील, क्योंकि जो नौजवान लड़कियां हैं हमास की कैद में इजरायली, उनके हिसाब से अब इस डील का और खिंचना ठीक नहीं है, क्योंकि वक्त फिसल रहा है हाथों से, वक्त निकल रहा है हाथों से। और साथ ही ये खबर है इजराइल, टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से, कि इस डील को, या दूसरे अखबारात के हवाले से, कि इस डील को खींचना चाह रहे हैं इजरायली ट्रंप के लिए। वो नहीं चाहते बाइडेन के दौरे हुकूमत में होस्टेज डील या सीज फायर हो जाए, ताकि इससे बाइडेन को फायदा मिले, क्योंकि बाइडेन थोड़ी बहुत चूड़ी टाइट कर रहे हैं, थोड़ी बहुत, भले वो हथियार भेज, मजबूरी है भाई, पॉकेटों में हाथ किसके हैं। लेकिन ट्रम्प जो है बड़े ओपन माइंडेड, और फिर उनके दामाद, आपको सबको पता ही होगा, वो जो है इजराइल के साथ तन मन धन न जाने कहां कहां से लगा है, और वो इससे ज्यादा बर्बरियत करवाएगा। तो ये चाह रहे हैं कि ट्रंप के दौरे हुकूमत तक खिंचे, ताकि वहां पर ट्रंप की वजह से शर्तें अपनी ज्यादा मनवाई जा सके, और ट्रंप ऐसा कर देगा। ये खबर है।
المسیرہ کی خبر، المیادین لیبنانی ویب سائٹ کی خبر ہے کہ القسام نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے اور دکھایا ہے کہ کیسے تل الہوا علاقے میں اس نے پورا گڑا لگا کر، پوری فیلڈنگ لگا کر اسرائیل کی ایک فوجی یونٹ کو گھیرا اور ان کی گاڑیوں کو ایمبوش کر کے آئی ای ڈی سے اڑا دیا۔ پہلے ہی ان علاقے میں جگہ جگہ آئی ای ڈی بچھا دیے تھے حماس کے القسام بریگیڈ کے لڑاکوں نے، اور جیسے ہی یہاں پر اسرائیلی فوجی آئے انہوں نے بس اس کے بعد گھیر کر، جب وہ گھائل ہو گئے تو ان پر گولیاں چلائی۔ یہی ہوتا ہے ایمبوش پہ۔ ایمبوش کا مطلب یوں ہوتا ہے نا، پورا گڑھا لگانا، فیلڈنگ لگانا، جو پہلے میں کہہ چکا ہوں، پورا گھیر گھار کے پوری پلان طریقے سے۔ الجزیرہ کی ایک ہیڈ لائن ہے، حزب اللہ تھریٹنز ٹو فائر آن نیو اسرائیلی ٹارگیٹس۔ حزب اللہ نے، اب چونکہ محرم کا موقع تھا، کئی ریلیاں ہوئیں اور وہاں پر خطاب بھی ہوا، کہیں آن لائن کہیں آف لائن، حسن نصر اللہ کا، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ہم نئے اسرائیلی ٹارگیٹس جو ہے وہ دھیان میں رکھ رہے ہیں، ہم نئے اسرائیلی ٹارگیٹ کریں گے، نئی جگہوں پر کچھ نئے اور کچھ بڑے حملے کریں گے اگر اسرائیل اپنا ایسکیلیشن نہیں رکتا، کیونکہ کل کے حملے میں 8 بتایا جا رہا ہے کہ 8 لبنانی باشندے یا ان میں سے کچھ سیرین پناہ گزین وہ لوگ مارے گئے تھے اسرائیل کے حملوں میں، جس کے بعد حسن نصر اللہ نے بڑے غصے میں کہا ہے کہ بھائی سمجھ لو اب بہت ہو چکا، اب ہم بھی نئی جگہ حملے کریں گے اور آپ کے لوگوں کو نشانہ بنائیں گے، شہریوں کو۔ لیکن یہ حملے رات ہی رات ہو گئے۔ ایران کی نیوز ایجنسی ایرنا کی خبر دیکھ لیجئے، 4:49 پر انہوں نے، ہمارے یہاں غالباً 10 بج رہے ہوں گے، 9 بج رہے ہوں گے، 18 جولائی کی خبر ہے، انہوں نے کہا کہ راکٹس کی بوچھار کر دی حزب اللہ نے اسرائیلی علاقوں پر، اور اسی خبر میں آگے لکھا ہے کہ زیونسٹ آرمی اور الجزیرہ نیوز نیٹ ورک سبھی نے بتایا کہ حزب اللہ نے 80 میزائل داغے ہیں اسرائیلی سیٹلمنٹس کی طرف، جس کی وجہ سے the news source added that the rockets prompted sirens in ناریہ علاقے میں، causing panic among Israeli settlers and more than 60,000 people 60,000 سے زیادہ لوگ یا settlers went to the bunkers in fear of attacks۔ ان حملوں سے ڈر کر، ان حملوں سے خوف زدہ ہونے پر 60,000 سیٹلرز بنکر میں جا کر چھپ گئے رات ہی رات۔ 60,000 کو بنکروں نے بچایا۔ اتنے راکٹ اور میزائلز، 80 میزائلز انہوں نے داغے ہیں، میزائلز کہہ لیں، راکٹ کہہ لیں، پروجیکٹائل کہہ لیں، یہ سب ٹیکنیکل لفظ ہیں۔ ایران کے جو اس وقت انٹرم فارن منسٹر ہیں، علی باگھیری کانی، بڑے ایکٹیو انسان ہیں، وہ اس وقت نیو یارک میں، امریکہ میں، جہاں پر UN کا دفتر ہے، وہاں UNSC کی ایک میٹنگ بلائی گئی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے لیبنیز فارن منسٹر سے نیو یارک میں ملاقات کی۔ اب ان دونوں کی آپ تصویر دیکھیے، یہ 17 جولائی کی تصویر ہے، ہمارے اور امریکہ کے بیچ بھی 10:30-11 گھنٹوں کا فاصلہ ہے۔ علی باگھیری کانی مل رہے ہیں اپنے لیبنیز ڈپلومیٹ عبداللہ بو حبیب سے، اور یہ سب لوگ جو ہیں وہ لیبنان اور ایران کے بیچ اچھے اور بڑھیا تعلقات کی بات کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ فارن منسٹر لیبنان کی اس حکومت کے ہیں جس کا حزب اللہ سے کوئی واسطہ نہیں، بلکہ حزب اللہ سے 36 کا آنکڑا ہے۔ ایران حزب اللہ کے پیچھے مانا جاتا ہے، اور جس سے ہاتھ ملا رہے ہیں ایران کے فارن منسٹر، وہ حزب اللہ کے سامنے کھڑا رہتا ہے، یعنی لیبنان کی حکومت اصل، جسے دنیا تسلیم کرتی ہے اصل حکومت کے طور پر۔ حزب اللہ اگر صرف ساؤتھ میں قبضہ ہے، لیکن کیا یہاں صرف بات ایران اور لیبنان کے دو طرفہ تعلقات کو وسیع کرنے پر نہیں، حزب اللہ کے لیے ضرور بات ہوئی ہوگی کہ سافٹ کارنر رکھیے، اور اگر کچھ آتا ہے سامان اوزار ہماری طرف سے یا کہیں سے بھی، اس کے لیے ان راستوں کو کھولیے جو آپ کے قبضے میں ہو سکتا ہے یہ باتیں ہوئی ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا ہوگا کہ بات صرف حزب اللہ تک محدود نہیں رہیں گی، اگر اسرائیل نے اس فوج میں کہیں بھی زبر ہونے کا جو ہے اپنا مظاہرہ کیا تو پھر زمینیں لیبنان کی قبضائی جائیں گی، یاد رکھیے گا۔ یہی علی باگھیری کانی، انہوں نے UNSC کی ایک میٹنگ بلائی گئی، جو میٹنگ بلائی روس نے، فوراً مطلب ایک بڑی میٹنگ تھی، اور UNSC میں انہوں نے کہا کہ بنا شرط غزہ میں قتل و غارت روکے، اسرائیل قتل و غارت روکے، اور یہ سلسلہ اب بہت آگے جا رہا ہے، اس لیے اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس سے پورے ریجن میں ایسکیلیشن کے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ سرگئی لاوروف جو کہ فارن منسٹر ہیں روس کے،
रूस की तरफ से मीटिंग बुलाई गई थी। लावरोव जब बोले यूएनएससी में, फॉरेन मिनिस्टर जब बोले तो समझ लीजिए व्लादिमीर पुतिन बोल रहे हैं। लावरोव ने कहा कि फौरन गजा में वायलेंस, जहारियत, अग्रेशन, जेनोसाइड बंद करो, बंद करो। ये ठीक नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। और इन्होंने फिर वहां यूक्रेन को लेकर भी मुद्दा रखा, आपको पता होगा, चूंकि पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट से वारंट है, इसलिए वो ऐसे मुल्कों का सफर नहीं करते जो गुलाम चाहते हैं या फिर खुद गुलाम हैं, किनके आपको पता है, तो वो वहां नहीं जाते। और फिर ये तो न्यूयॉर्क में ही था हेड ऑफिस। चाइना ने न्यूक्लियर आर्म्स टॉक जो अमेरिका के साथ चल रही थी, परमाणु अप्रसार संधि होता है ना, वो, इसको इंग्लिश में आप यूं समझिए न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन टॉक्स जो थी अमेरिका के साथ, कि हम अपने परमाणु हथियारों का जखीरा और नहीं बढ़ाएंगे और जो बाकी है प्रोडक्शन है उसको लिमिटेड करेंगे। तो ये सारी बातचीत अमेरिका और चाइना के बीच नवंबर में शुरू हुई थी। इस बातचीत को चाइना ने बंद कर दिया। किस बात से नाराज होकर? क्योंकि एक तरफ तो चाइना से वो चाह रहा है अमेरिका कि भाई तुम अपने न्यूक्लियर हथियारों को ना बढ़ाओ और इस पर जो है साइन कर दो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर, लेकिन दूसरी तरफ तुम ताइवान को जबरदस्त तरीके से हथियार पहुंचा रहे हो। और अकेले जून में, जब मैंने अल जजीरा की इस रिपोर्ट को पढ़ा, 18 जुलाई की रिपोर्ट है, तो जून में अमेरिका ने लगभग $300 मिलियन के हथियार बेच दिए हैं ताइवान को। और ताइवान ये सब हथियार किससे खरीद रहा है, किसके लिए खरीद रहा है, उसे किससे खतरा है, आपको नहीं पता। प्रेस टीवी की हेडलाइन पर आते हैं। इजराइल ने कहा है कि हमास स्टिल केपेबल ऑफ बॉम्बिंग टेल अवीव, अल कुद्स। प्रेस टीवी ईरान, इजराइल ने कहा है कि हमास में अब भी इतनी पूरी कुव्वत है, इतनी ताकत है कि वो टेल अवीव और अल कुद्स पर बॉम्बिंग कर सके। टेल अवीव यानी इजरायली दारुल हुकूमत और अल कुद्स तक रॉकेट और मिसाइल आ सकते हैं हमास के। यानी हमास की कमर जो तोड़ने का दावा और वादा किया था इजराइल ने, वो 9 महीने बाद भी टूटी नहीं है। वो लोग लड़ रहे हैं, उनके पास इतना औजार और असला है कि इजराइल को ये कहना पड़ रहा है बकौल प्रेस टीवी कि भाई उनके रॉकेट और मिसाइल टेल अवीव यानी हमारी राजधानी में भी आ सकते हैं और अल कुद्स यानी यरूशलेम तक भी जा सकते हैं। खबरें ये भी हैं कि यमन के हाउथीज के लगातार जो है ऑपरेशंस जारी हैं समंदर के अंदर, लेकिन सऊदी अरब को लेकर उन्होंने एक बड़ी जानकारी फिर से या बड़ी धमकी दी है। अल मसीरा जो यमन का ही चैनल है, और उसमें ये लिखा गया है कि सऊदी अरब को बहुत बड़े नुकसानात उठाने पड़ेंगे और वो ये नुकसानात उठाने की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि वो अमेरिका और इजराइल से अपनी चाहत, अपनी मोहब्बत, अपनी वफा निभाने के चक्कर में ये नहीं सोच रहा है कि यमन उसे बार बार जो वार्निंग दे रहा है उसके बाद वार्निंग का दौर खत्म हो जाएगा, सीधे टकराव की बात आएगी। और अब दुनिया ने यमन के हाउथीज की ताकत समंदर में देख ली है। पहले तो सिर्फ सऊदी अरब ने देखी थी, सहराओं में, शहरों में, गांवों में, रेगिस्तान और बॉर्डर पर, लेकिन अब समंदर के अंदर हमारी ताकत क्या है वो सऊदी अरब भी जानता है। जिससे अमेरिका खुद ना निपट पा रहा हो, उससे अमेरिका के दिए हथियारों पर इतराने वाला कैसे निपटेगा? ये बड़ी बातें हैं। उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आदिल खान आज़ाद खबरों का गुलाम है और आपका दोस्त है। मैं सिर्फ खबर के ऊपर ही तबसरा करता हूं, जितनी हेडलाइन, जितनी खबर उतनी। बहुत से लोग कहते हैं ये तो बताए नहीं, वो तो भाई आप ही बता दो, मैं कैसे आगे बोल दूं? खबर जहां तक जो बोल रही है वहीं तक तो बोलूंगा। ये QR कोड है हमें सपोर्ट करने के लिए। आप लोग बहुत प्यारे हैं दर्शक। हाँ, हमारा दूसरा चैनल दुनिया टुडे, जिस पे विजुअल्स के साथ पैकेजेस आ रहे हैं, शुरू हो चुका है। उस पर काम फिर से दोबारा हम उसे एक्टिव कर रहे हैं। और आज ये वीडियो जो है ना, शानदार वाला, विजुअल वाला, कि कैसे हमास और हिजबुल्लाह और जो है वो हमले करते हैं, लेकिन ताज़ा वीडियो इस बारे में है कि कैसे टैंक्स छोड़कर इजरायली फौजी भाग रहे हैं, और ये सही सलामत टैंक छोड़कर भागे हैं। बाकी को तो ब्लास्ट आप चीथड़े देखोगे ही उस वीडियो में जाकर। दुनिया टुडे हमारे उस चैनल का नाम है, दुनिया टुडे। उसका लिंक यहां डिस्क्रिप्शन में नीचे इस वीडियो में पड़ा है। डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे क्लिक करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और विजुअल वाले वीडियो वहां मिलते रहें। डिटेल वाले
वीडियो यहाँ मिलेंगे आपको। किसी ने मुझे राय दी थी, 2-3 लोगों ने, उनका शुक्रिया कि भैया यहाँ विजुअल वाले मत डालना, चैनल बंद हो जाएगा, हम आपको कहाँ ढूंढेंगे। तो हमने कहा ठीक है यार, ये तो बढ़िया बात कही। तो हमने उस चैनल को एक्टिव आपके लिए कर दिया है। वहां भी खबर होगी लेकिन विजुअल्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए।